गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी बच्ची ज्योति ने कई बार रिक्वेस्ट किया और ये कहती है मैडम आप हमारी बात को नहीं सुनती हैं। मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया है, कई बार रिक्वेस्ट किया है, कृपया करके हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा देखो मैं पढ़ा रही हूँ, ध्यान से पढ़ना आप लोग, है ना। जरा सा भी कोताही करोगी तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नहीं समझ पाओगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रजनन तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? हम प्रजनन तंत्र बोलते हैं, अथवा इसको हम जनन तंत्र भी बोलते हैं। प्र हटा देते हैं तो जनन तंत्र, मतलब जिससे हमारे जैसे हम हैं वैसे ही संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है वह कहलाती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। संस्थान, वो संस्थान जिससे अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो, तो प्रजनन तंत्र। इसमें कई सारे अंग भाग लेते हैं, कई सारे ऑर्गन्स भाग लेते हैं। अब एक बात बता दो, जो आपने पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन भी दो प्रकार का होता है। क्या होता है? एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल तो सब समझते हो, सेक्स के माध्यम से, जहां महिला और पुरुष दोनों आपस में मिलते हैं, मैथुन करते हैं, संभोग करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, है ना। उसके बाद उनका उस मैथुन के उपरांत जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तब संतान ठहरता है और बच्चा होता है। एक तो होता है एसेक्सुअल, जिसमें सेक्स नहीं होता है, बिना सेक्स का ही बच्चा उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा होता है सेक्सुअल। मैं बेसिक चीज़ समझा रही हूँ, आप समझ जाना। क्या? पहला होता है सेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल मतलब लैंगिक, जिसमें एक पुरुष का और एक महिला का होना अनिवार्य है। मेल के केस में XY क्रोमोजोम, फीमेल के केस में XX क्रोमोजोम। ये कहाँ से आता है XY क्रोमोजोम? ये आता है पुरुष के शुक्राणु से। कहाँ से आता है? पुरुष के शुक्राणु से। और ये कहाँ से आता है? माता के अंडाणु से, स्त्री के अंडाणु से। ठीक है, समझ गए? पुरुष के शुक्राणु में X और Y दो अलग अलग क्रोमोजोम्स होते हैं। महिला में एक ही प्रकार की XX क्रोमोजोम होता है, इसलिए लड़के ज़्यादा उत्पाती होते हैं कि उनके पास दो है, X भी है और Y भी है। लड़के होते हैं ना, नटखट होते हैं, ज़्यादा बदमाश होते हैं। लड़कियां बेचारी सहनशील होती हैं, उनके पास एक ही है। ठीक है, समझ गए बात को? हम इसमें नहीं उलझते हैं, हम जाते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके लिए नर और मादा का होना अनिवार्य नहीं है, मैथुन का होना अनिवार्य नहीं है, संभोग का होना अनिवार्य नहीं है, सहवास का होना अनिवार्य नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटा मोटी समझो कि जैसे छोटा अमीबा है, सूक्ष्म जीव अमीबा है। ये अमीबा अपने वक्त के साथ दो भागों में बट जाता है, ये अलग अमीबा बन जाता है, ये अलग अमीबा बन जाता है। तो ये जो बहुत छोटे ग्रुप है ना, एनिमल्स का सबसे छोटा ग्रुप है, जिसमें नर नहीं अलग है, मादा अलग नहीं है। तो वैसे अपने आप भगवान भी बहुत कैसी रचना किया है हमारी सृष्टि ने, कि जिसको सिंगल बनाया उसको भी प्रोड्यूस करने की क्षमता दे दी है। वो कहते हैं तुम खुद कट जाओ, दो भागों में बट जाओ और तुम्हारे जैसे दो बच्चे उत्पन्न हो जाएंगे। फिर ये मैच्योर हो जाएगा अमीबा, है ना। फिर ये अमीबा मैच्योर होगा, फिर अपने समान एक बच्चा उत्पन्न कर देगा ऑटोमेटिक, बिना नर का, बिना मादा का। ये परमात्मा ने कैसी खेल खेली है, कैसी रचना रची है। देखोगे, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, आश्चर्य होगा। तो सेक्सुअल समझ में आ गया, जिसमें नर और मादा का होना जरूरी है, नर का होना जरूरी है और मादा का होना जरूरी है। इन दोनों का मिलना जरूरी है। नर मादा अलग अलग रहेंगे तो नहीं होगा। सेक्सुअल होगा क्या? नहीं होगा ना। नर अलग है, मादा अलग है, दोनों अपना संयमित जीवन जी रहे हैं, आपस में मिल नहीं रहे, मैथुन क्रिया हो नहीं रही है, तो बच्चा होगा? नहीं होगा। ठीक है ना। इनका आपस में मिलना, लड़कों का, लड़कियों का, है ना, आपस में मिलना, स्त्री का, पुरुष का आपस में मिलना, आपस में मैथुन करना, संभोग करना, सहवास करना, उसके उपरांत बच्चा उत्पन्न होता है, तो ये कहलाता है सेक्सुअल। क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन। क्या कहलाता है बेटा? ये लैंगिक प्रजनन कहलाता है। अब एक प्रश्न ये पूछते हैं हम आपको, क्या पेड़ पौधों में
जो पौधे हैं बड़े बड़े, जैसे आप देखते हो कि आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, या आपके और बहुत सारे पेड़ हैं जो फलदार वृक्ष हैं, उसमें क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है? तो लैंगिक प्रजनन होता है या अलैंगिक प्रजनन होता है, ये दोनों आपको बताना है। क्या बताओगे? ये लड़की कमेंट करके मुझे बताएगी। बच्चे बताएंगे सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है या लैंगिक होता है? चलो मैं बताती हूँ। लैंगिक प्रजनन होता है, उनके जो फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, ये फूल में ही नर और मादा होते हैं, फूल में और में ही नर और मादा होते हैं। ये बॉटनी का सब्जेक्ट है, एग्जाम में आ सकता है कि है ना, जंतु जो होता है, एनिमल्स होता है, जैसे गाय है, बैल है ना, बकरा है, बकरी है, ऊँट है, ऊँटनी है। अब हम इंसान में नर है, मादा है, स्त्री है, पुरुष है, तो इसके मिलने से, संभोग करने से लैंगिक प्रजनन होता है। लेकिन पौधे में तो नहीं है। कैसे पता चलेगा आम पुरुष है कि आम महिला है? नहीं ना। तो प्रकृति ने, परमात्मा ने फ्लावर के अंदर भी ऐसा संरचना बनाई है। आप लोग कभी पढ़े होंगे एंड्रोसियम गायनेसियम के बारे में, तो उसमें ऐसी रचना होती है कि दोनों मिलकर के फल बनाते हैं। जैसे बैंगन हो गया, भिंडी हो गया, सेम हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, गेहूँ हो गया, कुछ भी चीज़ को देखो तो ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कभी घबराना नहीं, गलत करना नहीं। तो चलो आज मैं मेल रिप्रोडक्ट, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, आज आपको बताते हैं। कंसेप्ट से याद करोगे, नहीं भूलोगे। कई बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, कई बच्चे मुझे कहते हैं मैडम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत भारी है, समझ नहीं आती, आप मुझे पढ़ा दो, आप मुझे पढ़ा दो। चलो मैं पढ़ा रही हूँ, अब आप ध्यान से सुनना। इसके बाद कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमको नहीं आता है, हम भूल गए मैडम, हमको याद ही नहीं होता है। अब देखो, कंसेप्ट से पढ़ोगे तो याद रहेगा, रट के पढ़ोगे तो भूल जाओगे। क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? पुरुष प्रजनन तंत्र, पुरुष प्रजनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र। ये यूजी के लिए, पीजी के लिए, सब बच्चों के लिए उपयोगी है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। अगर किसी बार एग्जाम में पुरुष प्रजनन तंत्र आया है तो अगली बार स्त्री प्रजनन तंत्र पक्का आएगा, चित्र सहित समझाइए ऐसा बताएगा। तो इसको मोटा मोटी हम बता दें, कंसेप्ट समझ लो। पुरुष प्रजनन तंत्र में होता है टेस्टिस। कितना होता है? 2 होता है। कितनी टेस्टिस होती है? 2 होती है टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस है। और ये जो होती है वो एपिडिडाइमिस, जिसको अधिवृषण कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं वृषण। टेस्टिस को बोलते हैं टेस्टिस, अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टिस, हिंदी में बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। कितनी संख्या में होती है? 1 और 2। संख्या कितनी है इसकी? 2 होती है। समझ आ गया बात को? टेस्टिस कितनी संख्या में? 2 होती है। इसके अंदर की एक संरचना होती है कुंडलित, इस तरह से टेढ़े मेढ़े है ना, कुंडल देखो ना, कुंडलित, कॉइल्ड, उस तरह की संरचना होती है जिसके भीतर रहता है, तो इसको कहते हैं अधिवृषण। अधिवृषण इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवृषण, जिसको अंग्रेजी वाली छात्राएं समझे एपिडिडाइमिस बोलते हैं। एपिडिडाइमिस क्या बोलते हैं? इसके संख्या कितना होता है टेस्टिस का? 2। एपिडिडाइमिस फिर कितने होंगे? जब संख्या 2 है और दोनों के अंदर में संरचना है अधिवृषण की, तो एपिडिडाइमिस की भी संख्या कितनी होगी? बताओ आप। एपिडिडाइमिस संख्या कितनी होगी अधिवृषण की? वृषण याद हो गया, टेस्टिस, वृषण, टेस्टिस 2। अंडकोश इसको बोलते हैं, अंडकोश इसको बोलते हैं। 2 होती है संख्या में। कितनी होती है संख्या में? 2 होती है, जिसको हम वृषण बोलते हैं। तो इन दोनों के भीतर में इस तरह की जो कुंडलित संरचना होती है वो कहलाती है अधिवृषण। क्या कहलाती है? अधिवृषण। अब अधिवृषण समझ में आ गया? अब चलो देखो आगे बढ़ते हैं। इसकी संख्या कितनी हो गई? 2। याद आ गया? कितनी संख्या है? 2। यहाँ से अधिवृषण ही आगे बढ़ करके एक नली जैसी संरचना बनाती है। क्या बनाती है? नली जैसी संरचना। क्या बना रही है? नली जैसी संरचना बना रही है। पतली नली, क्वाइल्ड नली है ना, ये क्वाइल्ड नली बना रही है, पतली नली, जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वास डिफरेंस। इस नली को क्या नाम है? वास डिफरेंस, या इसको शुक्र वाहिका भी इसको बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? शुक्र वाहिका। याद आ गया समझ में? कि संख्या कितनी हो गई इसकी?
एक ये है और एक है, तो कितनी शुक्रवाहिका हो गई? 2 हो गई। कितनी हो गई शुक्रवाहिका? 2 हो गई। समझ में आ गया? तो टेस्टिस क्या है? 2 है संख्या में। टेस्टिस कौन सा है? अंडकोश, जो पुरुष का बाहर की ओर लटका हुआ रहता है और एक थैली में, एक पाउच में, चमड़ी वाली पाउच में इस तरह से बंद रहता है, जिसको कहते हैं स्क्रोटम सैक। बाहर जो बंद रहता है, यहीं पर टेस्टिस अंडकोश लटका हुआ रहता है बाहर, तो इसको कहते हैं स्क्रोटम सैक। क्या कहते हैं? स्क्रोटम सैक। थैली में बंद रहता है, चमड़ी वाली थैली में, ठीक है, ये वाली। और ये जो दोनों टेस्टिस होती है, एक झिल्ली के द्वारा, है ना, एक मेम्ब्रेन के द्वारा एक दूसरे से अलग रहती है। क्या रहती है? एक दूसरे से अलग रहती है। जहाँ से भी एपिडिडाइमिस बंद होता है तो इसका एक सिरा, है ना, ऊपर की ओर जाता है ऐसे करके, और ये बना देता है वास डिफरेंस। क्या बना देता है? वास डिफरेंस बना देता है। क्या बनाता है? वास डिफरेंस। ये नली पतली सी होती है। अब ये सब, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको समझ में आ गया? क्या बात समझ में आई कि मुख्य अंग पुरुष का क्या क्या होता है? तो एक 2 तो इंपॉर्टेंट होता है टेस्टिस। यहीं पर स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म जो होता है ना, यहीं बनता है, स्पर्म यहीं बनता है। ये पुरुष का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पुरुष का सबसे महत्वपूर्ण, अगर परीक्षा में आए कि पुरुष प्रजनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो क्या है? स्पर्म। यहीं पर स्पर्म बनता है। एपिडिडाइमिस इसको मदद करता है बनने में। एपिडिडाइमिस क्या है? सेमिनल वेजाइकल। इस तरह की कुंडलित, इस तरह से कुंडलित नलिका रहती है ना, जहां से स्पर्म बनता है। लाखों की संख्या में बनता है, 1-2 नहीं बनता है, लाखों की संख्या में। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है टेस्टिस। लेकिन स्पर्म बनता कब है? ये भी जानो। स्पर्म कब बनेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों में खास करके जब उनका प्यूबर्टी एज आता है। प्यूबर्टी एज मतलब जब बाल्यावस्था खत्म होती है, युवावस्था प्रारंभ होता है ना, तब बालकों के जो है ना अंडकोश, है ना, अंडकोश, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं टेस्टिस या वृषण, या इसको हम अंडकोश भी बोलते हैं, अंडग्रंथियां बोलते हैं, अंडग्रंथियां बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है? यहाँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा, और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने में मदद किसको करता है? शुक्राणु को। ये शुक्राणु बन रहा है, शुक्राणु को, है ना, स्पर्म को। और जब स्पर्म बनना शुरू होता है ना, तब लड़के में क्या देखते हो? परिवर्तन आ जाता है। लड़कों में परिवर्तन इसी कारण आता है, सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है, टेस्टिस है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है। तब उसकी मूछें निकलना शुरू हो जाता है, दाढ़ी बनना शुरू हो जाता है, आँखों में बाल उगना शुरू हो जाता है, और फिर गला जो है ना, ये देखती हो ना, पढ़े हो ना आप लोग, ये जो गले के पास एक उभार आ जाती है, आवाज़ उसका चेंज होने लगता है। अब वो अपने आप को कहने लगता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। सुनते हो ना, बच्चे कहते हैं अब मैं बड़ा हो गया, मम्मी 12 साल का नहीं हूँ, 10 साल का नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरे साथ बड़े जैसा व्यवहार करो। कहता है कि नहीं बच्चा? क्यों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ से निकल रहा है, स्पर्म यहाँ से बनने लगा है, और ये स्पर्म इसके माध्यम से वास डिफरेंस, ये क्या है आपका? वास डिफरेंस। क्या है? वास डिफरेंस एक नली है, एक नस है, ये नस है, इस नस से जा रहा है ऊपर। कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। और एक चीज़ याद रखना, पुरुष का जो पेनिस है ना, पेनिस है, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वहाँ पर, यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। इसकी संख्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? संख्या में 1 होती है। तो आपको टेस्टिस पूछे कि संख्या में कितनी होती है? 2। एपिडिडाइमिस संख्या में कितनी होती है? 2। वास डिफरेंस, ये जो आपका नस जा रहा है ऊपर की तरफ, नली जैसी, डक्ट जैसी संरचना, ये कितनी संख्या में? 2। अब प्रोस्टेट ग्रंथि यहीं आता है, यहाँ पर आकर के ये क्या करता है? यहाँ करके ये जो स्पर्म बन रहा है ना, यहाँ स्पर्म जो बनाता है, इसको भोजन पानी देने का ये काम करता है ना, इसको परिपक्व करता है, मैच्योर करता है। अन्यथा क्या होगा? अगर स्पर्म बनेगा तो बिना पूँछ वाला बन सकता है, ऐसे बन जाएगा, पूँछ होवे नहीं करेगा इसमें। जब पूँछ नहीं होगा तो आगे की तरफ ही बढ़ ही नहीं पाएगा। पूँछ नहीं होगा तो क्या होगा? आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। यहाँ से ये जाता है, मैथुन के दौरान ये बाहर निकलता है ना, टेस्टिस से निकल करके बाहर जा रहा है, फिर ये इसको पोषण ये दे रहा है, और यहाँ पर है आपका पेनिस। तो पेनिस से होकर के, पेनिस का क्या काम है?
मैथुन के दौरान ये जो आपका आया है स्पर्म, इसको निकाल करके योनि द्वार में स्त्री के वेजाइना में प्रवेश करा देना। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका है? टेस्टिस का। पुरुष का प्रजनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? टेस्टिस है। याद रखना, वृषण है, यहीं पर स्पर्म का निर्माण हो रहा है। स्पर्म के निर्माण में वास्ट डिफरेंस क्या कर रहा है? निर्माण में नहीं, इसको ढोने में मदद कर रहा है, उसको पहुंचाने में मदद कर रहा है। ये एक वाहिका है जो पहुंचा रहा है। और यहाँ पर क्या है आपका, मैंने अभी आपको बताया, ध्यान से देखना। यहाँ पर कूपर, ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि नाम सुना ना, संख्या में 1 होती है। यहाँ पर ये जा करके ये जो है, इसमें से कई सारे रस निकलते हैं, कई सारे द्रव निकलते हैं, कई सारे एक पोषक तत्व देता है स्पर्म को मैच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए। हम कल ही एक लड़की पूछी थी हमसे कि मैडम बंध्यता के लिए कौन जिम्मेदार होता है, स्त्री पुरुष या स्त्री पुरुष दोनों, या स्त्री पुरुष में से कोई भी हो सकता है। अब ये देखो, यहाँ स्पर्म बन रहा है, यहाँ पर स्पर्म बना, ध्यान से सुनना, स्पर्म यहाँ बनना। अब ये स्पर्म में पूछ ही नहीं है तो आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। ये मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे बताऊंगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तब आपको और समझ में आ जाएगा। तो ये अगर ये बिना पूंछ का बना तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। सर्पिलाकार इसका पूंछ होता है। अगर ये इसका जो आगे वाला पोर्शन जो नुकीला है, यही जा करके क्या करता है? स्त्री के अंडाणु को विभेदित करता है। स्त्री के अंडाणु में जो है ना, वो ओवरी से निकलता है अंडाणु, इसको जाके छेद कर देता है, यहाँ छेद कर, इसका घुसा देता है ना, छेद कर देता है, इसके अपने माने समझो नहीं, तिकोना त्रिशूल की तरह छेद कर देता है। अंडाणु क्या है? गोल है ना, और इसको जाकर के ये भेद दिया। तो इसको भेदने की क्रिया, जब स्पर्म अंडाणु को भेद देता है, छेद कर देता है, समझो ठोकर मार करके इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, अपनी मटेरियल इसमें डाल देता है। इसके अंदर क्या क्या था? एक्स और वाई क्रोमोजोम था। इसके अंदर क्या था? XX क्रोमोजोम था। तो ये जब ये स्पर्म दौड़ता दौड़ता गया, स्त्री के अंडाणु को जाकर के छेद कर दिया, है ना, मैथुन के उपरांत, तब क्या होगा? अपनी XY क्रोमोजोम इसके अंदर घुसेड़ दिया। ठीक है, इसके अंदर XX ही था। अब इसी क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। अब फर्टिलाइजेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फर्टिलाइजेशन और हिंदी में बोलते हैं निषेचन। जब पुरुष का शुक्राणु एग्जाम में आता है, अब ध्यान से सुनना, जब पुरुष का शुक्राणु स्त्री के अंडाणु को विभेदित कर देता है ना, उसको छेद कर देता है, इसे समझो, माने नुकीला मार देता है और उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, मतलब तो निषेचन की क्रिया कहलाती है। क्या क्रिया कहलाती है? ये क्रिया निषेचन की कहलाती है। तो हम आपको बता रहे थे यहाँ पर, जो पुरुष का जो पेनिस है वो क्या काम करता है? मैथुन के दौरान ये जो स्पर्म यहाँ से जा रहा है, इस स्पर्म को ले करके और स्त्री के योनि द्वार, वेजाइना जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वहाँ पहुँचा देता है। तो वेजाइना का भी कोई खास काम नहीं है। वो क्या करता है? जो स्पर्म इसने दिया वह स्त्री के वेजाइना जो है यहाँ पर जा करके इसको पहुँचा दिया, यहाँ से फिर वो आगे अपना काम करता है। जब स्त्री प्रजनन तंत्र पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आया। पुरुष में क्या होता है? ये जो स्पर्म निकलने का जो मार्ग है और मूत्र मार्ग है एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। पुरुष में इसी से स्पर्म निकलता है और यहीं से उसका पेशाब निकलता है। मूत्र मार्ग भी एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। पेशाब भी यहीं से निकलेगा और स्पर्म भी यही निकलेगा। लेकिन प्रकृति भी क्या लीला बनाई है? लीला तो देखो भगवान की, जब मैथुन होता है, जब सहवास की प्रक्रिया आरंभ होती है तो पेशाब रुक जाता है पुरुष का, वो नहीं निकलता। एक बार में स्पर्म निकलेगा या एक बार में पेशाब निकलेगा। पेशाब देगा निकलने तो स्पर्म नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर रोकने के लिए उसके एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड है और यहीं पर 2 कूपर्स की ग्रंथियाँ होती हैं, कूपर की ग्रंथियाँ कहलाती हैं वो। ठीक है ना, वो इसको रोक देता है कि जब मैथुन हो रहा है तो पेशाब के रास्ते से पेशाब वाला मार्ग नहीं जाएगा। अब पेशाब के लिए क्या है? ये देखो किडनी है, मान लो ये किडनी है, यहाँ पर यही है ना। अब किडनी से ये निकल रहा है नली, यूरेटर, ये है आपका यूरेथ्रा, इसका यहाँ से मार्ग है और ये भी खुलता है जाकर के पेनिस में। ये भी कहाँ खुल रहा है? पेनिस में खुल रहा है, शिश्न में खुल रहा है पुरुष का। लेकिन जब मैथुन होता है, मैथुन करता है ना, तो ये क्या होता है? केवल स्पर्म ही यहाँ से आगे जाएगा और दूसरा नहीं जाएगा। स्पर्म ही जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। पेशाब नहीं निकलेगा, स्पर्म ही जाएगा।
इसी प्रकार से जब पुरुष पेशाब करता है तो उस समय यह स्पर्म जो है वो रोक देता है, आगे एक तरह से गेट की तरह काम करता है कि नहीं भाई अभी नहीं जाना आपको, आप ये अंदर रहोगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये देखो, एक प्रश्न ये आ सकता है आपका, अंडकोश पुरुष का बाहर लटका हुआ क्यों रहता है? वृषण बाहर की ओर लटका हुआ क्यों रहता है? अंडकोश जो लटका हुआ, अंडकोश जिसको हम कहते हैं, है ना, स्क्रोटल सैक, स्क्रोटम सैक, इसके अंदर वृषण लटका हुआ है, वृषण स्थित है। इसके भीतर एपिडिडाइमिस है जिसको हम अधिवृषण कहते हैं। इसी में कुंडलित इस तरह की संरचना होती है, ये मैं कल बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो जब टेस्टिस की संरचना बताएंगे तो आपको बता देंगे, अभी इतना ही समझो। तो इसके अंदर क्या है, स्पर्म बन रहा है। स्पर्म कहाँ से आ रहा है? वास डिफरेंस से जा रहा है। संख्या कितनी है इसकी? 2 है। यहाँ पर क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या कितनी है? 1 है। प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या कितनी है? 1। और पुरुष का शिश्न भी कितना है? शिश्न भी कितना है? 1 ही है, 1 ही है। ठीक है, तो अब कितना याद करना आसान हो गया, याद हुआ ना? पहले याद करो, 2 अंड को ये टेस्टिस जिसको हम कहते हैं वृषण, इसके अंदर अधिवृषण आच्छादित रहता है कुंडलित चीज़ों से। ठीक है, ये कहलाता है अधिवृषण। तो 2 है और दोनों का आच्छादित कर रहा है, तो इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं अधिवृषण। यहीं पर स्पर्म बनता है पुरुष का। अब ये बाहर क्यों लटका रहता है? क्योंकि ये स्पर्म बहुत संवेदनशील होता है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। ये हाई टेम्परेचर में, उच्च तापक्रम में सर्वाइव नहीं करता है, बनता ही नहीं है, मर जाता है। तो परमपिता परमेश्वर भी कितना बढ़िया व्यवस्था किए हैं कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, मालूम है ना आपको, और ये बनता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड में। स्पर्म कब बनेगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड में। 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा स्पर्म बनेगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहेगा स्पर्म नहीं बनेगा, स्पर्म नहीं बनेगा। तो क्या रहता है? ये बाहर रहता है। अंडकोश पुरुष का जो है ना वो बाहर की ओर लटका हुआ रहता है, और यहाँ पर पेनिस रहता है, पेनिस के ठीक नीचे उसके पीछे की तरफ लटका हुआ रहता है। आप सब समझदार हो, आपको पता है। तो ये लटका हुआ इसलिए रहता है क्योंकि इसका टेम्परेचर, स्पर्म कम टेम्परेचर में बनता है, परिपक्व होता है, अन्यथा वो बनेगा ही नहीं। परमपिता परमात्मा अगर उसको शरीर के भीतर इस अंडकोश को डाल दें, है ना, और इस संरचना को अंदर की तरफ रख दें, तो स्पर्म बनेगा ही नहीं। स्पर्म जब नहीं बनेगा तो सोचो कि रिप्रोडक्शन वाली क्रिया नहीं होगी, प्रजनन होगा ही नहीं, क्योंकि पुरुष का स्पर्म तो बन ही नहीं रहा। ये हर जानवर में तुम देखो, सांड का भी देखो बाहर लटका हुआ रहता है ना, जो भी जानवर है उसको देखो कि बाहर ही लटका हुआ रहता है। तो क्यों बाहर लटका हुआ रहता है? याद रखना, क्यों लटका रहता है? क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए। शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जब बाहर में और लटका हुआ रहता है तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जितना इसको चाहिए उतना टेम्परेचर इसको मिल जाता है। वर्तमान में क्या हो रहा है? आज के डेट में लोग क्या करते हैं, लड़का हो लड़की हो, लड़के खास करके क्या करते हैं, जैसे सो कर लैपटॉप चला रहे हैं, अपने पेट पर लैपटॉप को रख लेते हैं और लैपटॉप का या टैब को रख करके अपना टिक 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 करते हैं, अपना काम करते रहते हैं। ये गलत प्रक्रिया है। ये क्या है? गलत आपका आचरण है, व्यवहार है। क्योंकि अगर आप इस तरह से करते हो, पेट तो वहाँ पर पास में आपका टेस्टिस है ना, अंडकोश में अंडग्रंथियाँ हैं, यहाँ पर आपका टेस्टिस, यहाँ पर आपका स्पर्म बन रहा है। स्पर्म बनेगा ही नहीं, बांझपन वाली स्थिति हो जाएगी, बंध्यता वाली स्थिति हो जाएगी। स्पर्म ही नहीं बनेगा, उतना टेम्परेचर वो सहन ही नहीं कर पाएगा। लैपटॉप गर्म हो जाता है समय के साथ, घंटा 2 घंटा चलाओ तो, है ना, गर्म होता है कि नहीं, रेडिएशन के कारण। तो कभी भी लैपटॉप को अपने पेट पर रख करके नहीं चलाओ। उसको आप सामने कोई टेबल रखो, कुर्सी रखो, ऊंचाई पर रखो, अपने बॉडी से उसको अलग रखो, फिर आप अपना काम करो, मना ही नहीं है। ठीक है, एक बात तो ये कारण है कि स्पर्म कम डिग्री सेंटीग्रेड में बनता है। समझ में आ गया बात? जो आपकी प्रॉब्लम थी कि फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, तो जब पुरुष का स्पर्म जो मैथुन के दौरान यहाँ से निकला है, स्त्री के वेजाइना, ये द्वार है, केवल यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। अब वेजाइना भी क्या करता है, वहाँ से जो स्पर्म मिला उसको भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो शिश्न को और वेजाइना को कभी भी आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत नहीं मानोगे। ये एक्सेसरी ऑर्गन्स है, सहायक अंग है। क्या मुख्य अंग क्या है हमारा? टेस्टिस। सहायक अंग क्या हो गया हमारा? अधिवृषण, वास डिफरेंस, सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्रंथि,
ये आपका क्या हो गया, शिश्न, जिसको पेनिस कहते हैं। ये सब आपके अपनी कौन सी अंग है, ये हमारे सहायक अंग है, सहायक प्रजनन अंग है। अगर एग्जाम में आता है कि मुख्य प्रजनन अंग पुरुष का कौन सा है, तो टेस्टिस विब्रेशन याद रखना। वास डिफरेंस की संख्या कितनी होती है, तो 2। वास डिफरेंस क्या काम करता है, वास डिफरेंस क्या काम करता है, शुक्राणुओं को ढोने का काम। शुक्राणु कहाँ बन रहे हैं, स्पर्म कहाँ बन रहा है, टेस्टिस में। और शुक्राशय, यहीं पर शुक्राशय 2 थैली होती, थैली जैसी रचना शुक्राशय। शुक्राशय मतलब जहां पर शुक्राणु के लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो, है ना। आगे बढ़ेगा, चलते चलते उसको भूख भी तो लगती है, मैच्योर भी तो होना है, ऐसे याद रखो। तो शुक्राशय मतलब जहां से शुक्राणु का रहने वहने का, थोड़ी खाने पीने की व्यवस्था हो, शुक्राशय। इसी तरह से मूत्राशय, जहां पर मूत्र आकर के ये वाला, इसको मूत्राशय बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं आपका यूरिनरी ब्लैडर, और हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय। इसी तरह से गर्भाशय, मूत्राशय, गर्भाशय, है ना, शुक्राशय। गर्भाशय जहां पर बच्चा का माँ के पेट में पालन होता है, वहीं पलता है ना बच्चा। ये मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब फीमेल बताऊंगी तब बता दूंगी। तो आज आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में जो मैंने बताया है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछना, कमेंट करना। अगर समझ में नहीं आता है तो हम आपको बता देंगे। जो अंडकोश है ना, ये स्क्रोटम सैक, चमड़े की थैली में चमड़ी होती है ना, स्किन ऊपर से, इसके अंदर भीतर ये रहता है। और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं एक झिल्ली के द्वारा। इसके भीतर अधिवृषण, यहीं पर बनता है स्पर्म। जाता कैसे है, इस नली के द्वारा, जिस नली को हम कहते हैं वास डिफरेंस। और देखो पुरुष नसबंदी में क्या होता है, ये वास डिफरेंस, ये जो नस है ना, इसी नस को काट दिया जाता है। जब नस काट देगा तो स्पर्म तो बन रहा है, लेकिन ये जा ही नहीं रहा है यहाँ से, आगे मार्ग ही नहीं है, तो क्या होगा, बच्चा होगा नहीं, होगा ना। वास डिफरेंस, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, या काट दिया, क्या भेजाते पुरुष नसबंदी कराने के लिए, इसीलिए पुरुष को नसबंदी कहते हैं। मतलब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी, टोमी कहते हैं काट के अलग कर देना। यहाँ पर काट देते हैं, फिर काट के बांध देते हैं, है ना। ये डॉक्टर का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है पढ़ना। वैसेक्टोमी मतलब क्या होता है, पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी, वैसेक्टोमी। यहीं पर उसको कट कर दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म आगे की ओर ना बढ़े। स्पर्म आगे की ओर नहीं जाएगा। जब स्पर्म आगे की ओर नहीं जाएगा, स्पर्म बनेगा ही नहीं, तो मैथुन के दौरान, है ना, स्पर्म बाहर नहीं आएगा, है ही नहीं। स्पर्म तो निकलेगा कहाँ से, स्पर्म नहीं है। स्पर्म बन तो जरूर रहा है, लेकिन जा नहीं रहा है। टेस्टिस में बन जरूर रहा है, लेकिन आगे मार्ग ही नहीं जाने का, तो यहीं वो खत्म हो जाता है, यहीं इसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो उसको वैसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वैसेक्टोमी। तो चलो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बड़ा है, मैं 1-2 लेक्चर में इसको समाप्त करूंगी। तब तक मुझे जाने की इजाज़त, कॉलेज का भी टाइम हो रहा है, निकलती हूँ, बाय बाय। बच्चे समझ में आया होगा आपको, बहुत अच्छी बात है। और नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे बताना कि मैडम अभी भी मुझे समझ में नहीं आया है, कल और बताऊंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझ आ जाएगा, ठीक है।